जी नजदीक जाएंगे तो पता लगेगा जी। जब पहाड़ी गुफा में जाएंगे तो कहेंगे यहाँ अंधेरा है, यहाँ पर भूत निकलेगा और पकड़ लेगा। छोटे बच्चों को जैसे डरा डरा के सुलाया जाता है जी, उसी तरह मुसलमानों को 60 साल से ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी हैं, जो सिर्फ टोपी पहनते हैं, इफ्तार पार्टी में जाते हैं और सेकुलर हो जाते हैं, ये मुसलमानों को डरा रहे हैं। ये सही नहीं है। जो मुसलमानों के बारे में इमेज बनी है जी। वो सही नहीं है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी इस मुल्क से मोहब्बत करने वालों के विरोधी नहीं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, राजनाथ सिंह ने अभी तमाम अक़लियत समाज को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमसे कोई गलती होती है या गलती हुई है तो उसके लिए हम माफी मांगेंगे। मैं ही उस मीटिंग में थे वहां पे, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या कहा उन्होंने exactly? मैं उस मीटिंग में था, उनकी बाइट भी न्यूज नेशन का कैमरा भी था। जी जी बिल्कुल, हमने दिखाया भी था और मुझे अपने बगल में बैठे हुए भी दिखाया होगा जी। उसमें उन्होंने कहा कि आज़ादी के 60 सालों में आज मुसलमानों की हालत क्या हो गई। और मैं जब वजीर आला था तो मैंने अगर संस्कृत के टीचर की पंचायत बुलाई तो उर्दू के मदरसा के टीचर भी बुलाए, और हमसे सरकार में रहते अगर कोई गलती होगी जी तो हम शीश झुकाकर माफी मांगेंगे। यानी गलती होगी तो उन्होंने कहा गलती हमने की नहीं है। नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा कि गलती नहीं की है, लेकिन माफी मांगने का मतलब समाज ने, जो अक़लियत है, उसने ये समझा कि भाई अगर कुछ है, अगर कुछ हुआ है तो माफी मांग सकते हैं। अगर हम उनकी कांग्रेस की तरह जी सिर्फ बातों से बहलाने का काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो माफी मांगेंगे। तो कांग्रेस के इस आरोप को या इस दलील को आप सिरे से खारिज करना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को कभी भी गुजरात के दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए? देखिए, पहले तो कांग्रेस जो है 23,000 दंगे जिसके राज में हुए हैं वो 23,000 बार उठक बैठक करे, उसके बाद हमसे सवाल करे। अच्छा, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए या नहीं, हाँ या ना? नहीं, किस बात की माफी मांगेंगे वो? उन्होंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, जब कोर्ट ने भी उनको बरी किया है कि उनका कोई रोल नहीं था, तो माफी क्यों मांग ले? अगर कोर्ट कहता कि वो गुनाहगार हैं जी, उन्होंने अपने तौर पर पूरी कोशिश की। अब ये बताइए अजय जी कि 1947 में जिस तरह का माहौल था इस देश के अंदर, हजारों लोग मर गए, तो क्या उस दंगे के लिए उस वक्त के नेता को जिम्मेदार आप बता रहे हैं? वो माहौल इतना खराब था। अगर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री ना होते गुजरात के उस वक्त तो ज्यादा लोग मारे जाते। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दंगों को 2 जिले तक उसको सीमित करवाया, उसको रोका जी। नहीं तो पूरा गुजरात जलता। और यही वजह है कि आज हम कह सकते हैं कि जितनी ईमानदारी से उन्होंने दंगा रोकने की कोशिश की, इसीलिए कोर्ट ने उनको बरी किया है। आइए साथ साथ इनके चाचा जी से भी आपको तारुफ करा दें। उनकी एक छोटी सी टिप्पणी, माफ कीजिएगा, उनके भाई साहब हमारे साथ हैं, उनकी एक छोटी सी टिप्पणी अभी आपके सामने पेश करते हैं कि बचपन में किस तरीके से जिद्दी हुआ करते थे शहनवाज जी। मुझे याद है जब मैं 10वीं क्लास में था तो उन्होंने सबसे पहले मुझे एक साइकिल गिफ्ट की थी, और उस टाइम में साइकिल बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए, वो बड़ा खुशी का दिन था। और उन्होंने अपने पॉकेट मनी में से थोड़े थोड़े पैसे बचा करके फिर वो साइकिल के लिए पैसे उन्होंने खरीदा कि नहीं अब मैं बड़े स्कूल में जा रहा हूँ, हाई स्कूल में जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है अब तुम 9th में चले गए तो मैं तुम्हें साइकिल दूंगा। और फिर अपने पॉकेट मनी में से निकाल के अपने दिक्कत में रह के फिर भी उन्होंने एक साइकिल हमको गिफ्ट किया था। मैं उस साइकिल को कभी भूल नहीं सकता। आज भी वो साइकिल हमारे यहाँ घर पे लगी हुई है। तो साइकिल बच्चों की बात तो आप कर रहे थे, देखिए आपकी इतनी तारीफ हर कोई करता दिखाई देता है। सहज हृदय आप हमेशा से रहे हैं या आपको लगा कि राजनीति में आने के लिए सहज हृदय होना जरूरी है? नहीं, शुरू से रहा है। देखिए, कौशिक जी पहले से गर्दन हिला रहे हैं। मेरी जो परवरिश हुई है जी, मेरे पिताजी टीचर थे जी, और मेरी माँ की मेरे साथ बहुत दुआ है। वो शुरू से पता नहीं मेरे अंदर क्या देखती थी जी। और जब मैं 98 का लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो तब वो जिंदा थी, और जब मैं चुनाव थोड़े से वोट से रह गया था, बेईमानी से लालू जी ने हरवा दिया था वहाँ किशनगंज में। उस वक्त गिनती का होता था, गिना हुआ वोट लाके गिन के मुझे हरवा दिया उन्होंने। जी। तब मेरी माँ ने कहा था कि इस बार तो वो नहीं जीता लेकिन अगली बार जीतेगा और वजीर भी बनेगा जी, लेकिन मैं नहीं रहूंगी। और ये सच है कि वो बहुत बुजुर्ग थी जी, और नमाज में सजदे में डेथ कर गई। तो मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस था, उनकी परवरिश ऐसी थी जी, मेरी माँ की और मेरे वालिद की। मेरे वालिद एक बात कहते थे और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए मुल्क को कहना भी चाहूँगा
कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए, किसी की आह मत लीजिए। जी मैं अपने जो मुझे मेरे से दुश्मनी भी रखता है, मैं उसका भी भला चाहता हूँ। यानी मैं संजीत कौशिक का जी या अपने मित्र राजीव प्रताप रूडी का भला तो चाहूंगा ही, लेकिन मैं अपने विरोधी के लिए भी अच्छा सोचूं, जी ये सौहार्द है। और तो मैं यही सिद्धांत पे चलता हूं कि जो मुझे गाली भी देता है, मुझे 10 बुरी बातें भी कहता है, जी उसके लिए मैं बुरा नहीं सोचता। ये बहुत अच्छी खूबी है आपकी। कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूं कि जितने सालों से मैं आपको जानता हूं, आप इसी तरीके से हमेशा इस पैमाने पर खरे उतरते रहें। इससे पहले कि शो को हम खत्म करें, रेणु जी एक आखिरी टिप्पणी आपकी, शहनवाज जी को आप कहां देखना चाहती हैं? भारत की प्रथम नागरिक के रूप में एक पत्नी क्या चाहेगी? जी बिल्कुल, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सबसे ऊंचाई पर। देखिए इसमें कितना स्वार्थ छिपा है कि अगर मैं प्रथम व्यक्ति बन गया तो ये प्रथम महिला बनने की लालच मैं अर्धांगिनी हूँ, तो मुझे साथ में बिल्कुल रहना ही है ना। स्वार्थ कहिए या यूं कहिए कि एक पत्नी का सपना। और रेणु जी हमारी शुभकामनाएं, उम्मीद है कि कभी न कभी ये सपना जरूर साकार होगा। और शहनवाज जी अगर जिस तरीके से हमारे अच्छे दोस्त हैं, शायद हम भी उस बार चाय की पार्टी पर हम आपके साथ उसमें मिलेंगे। आप तो बिना अपॉइंटमेंट के आएंगे और तो रेणु जी से परिचय। नहीं तो सपने साकार होने के लिए ही देखे जाते हैं। रेणु जी आपका सपना जरूर साकार हो, हमारी कामना यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, आप हमारे साथ आए। शहनवाज जी आपका खास करके बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। और उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल निकले हैं उस पर आपको सारी कामयाबी जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।